जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूटी में कन्वर्ट किया गया, 2 संघ शासित क्षेत्र में कन्वर्ट किया गया। एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख संघ शासित क्षेत्र। अंतर यह है कि जम्मू कश्मीर जो यूटी बनाया गया वो विधानसभा के साथ बनाया गया। लद्दाख में आज जो आप काम करते हो उसका प्रभाव कल पड़ता है, लद्दाख के लोग उसका कल दुष्प्रभाव झेलते हैं। दूसरी तरफ उसका अपना संविधान था जम्मू कश्मीर राज्य का, तो भारत के कानून वहाँ पे लागू होंगे कि नहीं तो वहाँ की विधायिका वो निर्णय लेती थी। तो एक तरह से उन्हें नॉर्मल कानून से भी काफ़ी संरक्षण प्राप्त था। और अंतिम बात तो ये मैं कहना चाहूँगा कि एक बार अगर आपने वो डिमांड मान लिया, बहुत जगह से डिमांड पहले से ही चल रहा है, तो ये पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। अब वो जगह जगह प्रोटेस्ट शुरू होगा कि हमारे यहाँ भी 6 शेड्यूल लागू कीजिए। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का वहाँ पे गठन होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, तो वहाँ गांव लेवल पे लोगों को प्रतिनिधि मिल जाएंगे और जितने लोगों का जो ग्रीवांस है वो आसानी से समाप्त हो जाएगा। नमस्कार दर्शकों, विजन संवाद के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जो लद्दाख से जुड़ा हुआ है और आजकल काफ़ी सुर्खियों में भी है। ये विषय है संविधान की 6ठी अनुसूची और लद्दाख के लोगों द्वारा की जा रही इसकी मांग। हम आज के इस खास सेगमेंट में इस मांग से जुड़े हुए अलग अलग पहलुओं पर विस्तार से बात करने वाले हैं और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं विजन आईएएस के एक्सपर्ट फैकल्टी इंद्रजीत सर। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू कोमल। सर, सबसे पहले हम इस मांग के अलग अलग पहलुओं के बारे में जानें, उससे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आखिर 6ठी अनुसूची है क्या? कोमल, जो संविधान की 6ठी अनुसूची है, संविधान में अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, उसमें से एक है 6ठी अनुसूची। उसमें नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उसमें 4 स्टेट, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसमें जो जनजातीय क्षेत्र है उसमें कैसे प्रशासन हो इसके लिए एक ढांचा प्रस्तुत किया गया है। वो ढांचा का नाम है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इसके माध्यम से वहाँ प्रशासन होता है ताकि वहाँ के जो जनजातीय लोग हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा हो सके और उन्हें प्रशासन के संबंध में कुछ स्वायत्ता मिल सके। सर, जैसे आपने हमें बताया कि मेघालय, असम, त्रिपुरा, ये 4 राज्य हैं जहाँ पे ये 6ठी अनुसूची जनजातीय लोगों के लिए है, लेकिन कई और ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पे जनजातीय लोग हैं, तो ऐसे में क्या वहाँ पे भी 6ठी अनुसूची ही लागू होगी या वहाँ के लिए कोई और प्रावधान है? मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ कोमल। पहले हम लोग इसका अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो औपनिवेशिक काल में जब अंग्रेज यहाँ हम पे शासन कर रहे थे तो जनजातीय क्षेत्र में भी वो अपना प्रभाव फैलाना चाहते थे, लेकिन जनजातीय क्षेत्र में हिंसक विद्रोह, इसका विरोध बहुत हुआ। तो उन्हें ये समझ में आया कि जनजातीय क्षेत्रों का, जनजातीय लोगों का जो सांस्कृतिक, सामाजिक और जो भौगोलिक विशिष्टता है ये मुख्य धारा के लोगों से बिल्कुल अलग है। और यही नहीं, भारत में ये 2 प्रकार की मतलब ऐसी जनजातियां हैं। एक ऐसी है जो मुख्य धारा से थोड़ा सा जुड़ी हुई है जी। जो आपको दक्षिण भारत और मध्य भारत में जनजातियां आपको मिलती है, तो इसको उन्होंने पार्सली एक्सक्लूडेड जनजाति कहा कि थोड़ा सा अलग थलग है। हाँ जी। और जो नॉर्थ ईस्ट में जो जनजातियां थी उसमें ज़्यादा अलगाव था, बहुत कम जुड़ाव था मुख्य धारा के लोगों से, और उनका अपना एक विशिष्ट कल्चर और वहाँ पे अपना परंपरागत उनका प्रशासन व्यवस्था था, तो उनको उन्होंने एक्सक्लूडेड जनजाति की संज्ञा दी। और यही चीज़ उनको जो भारत सरकार अधिनियम 1935 बना है उसमें उन्होंने शामिल किया। एक पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज़ और दूसरा एक्सक्लूडेड एरियाज़। अब भारत आज़ाद हुआ और संविधान जब बन रहा था तो संविधान सभा में जनजातीय क्षेत्र को लेके काफ़ी डिस्कशन हुआ। इसी में जवाहरलाल नेहरू ने साफ साफ कहा कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनको हम लोग पिछड़ा क्षेत्र ना समझें और पिछड़ा क्षेत्र समझ के उसका शोषण ना करें। ये स्वतंत्र लोगों का क्षेत्र है जो अपने विकास, अपनी योग्यता के अनुसार धीरे धीरे करें, बाहर का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप ना हो।
तभी उसमें जो जनजाति के जो प्रतिनिधि थे, जैसे जयपाल सिंह मुंजा, तो उनका भी कहना था कि जो अंग्रेज़ों की ये नीति थी इसका पालन होना चाहिए, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट के जो जनजातियां हैं, असम राज्य की जो जनजातियां हैं, वो काफ़ी अलग थलग हैं। जो संविधान सभा में जो डिबेट हुआ और सब लोग सहमत हुए, डॉक्टर अंबेडकर भी इस बात से सहमत हुए और उन्होंने भारतीय संविधान में भाग 10 जोड़ा। भाग 10 टाइटल उसका है कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र में प्रशासन। उसमें एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 244, 244। इसका 244 का क्लॉज 1 जो पार्सली एक्सक्लूडेड जनजातियां थी, जो मध्य भारत और दक्षिण भारत की जनजातियां थी, उनके लिए 5वीं अनुसूची उससे लिंक किया कि 5वीं अनुसूची में उनके प्रशासन के संबंध में डिटेल में प्रावधान किया गया है। और दूसरा जो क्लॉज है आर्टिकल 244 क्लॉज 2, उसमें जो नॉर्थ ईस्ट के जो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उनमें जो जनजातियां हैं उनके प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया। तो भारत के अन्य भाग में, मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अलावा जो जनजातियां हैं उसके लिए आपको शेड्यूल 5 है, अनुसूची 5 है। और ये अभी वर्तमान में 10 ऐसे राज्य हैं जो दक्षिण भारत, मध्य भारत और एक उत्तर भारत, आपको हिमाचल प्रदेश, उनमें इसका प्रावधान, अनुसूची 5 का प्रावधान किया गया है। तो सर ऐसे में जो अनुसूची 5 है और जो हमारी 6ठी अनुसूची है, दोनों के बीच का अंतर एक बार हमारे दर्शकों को समझाइए। कोमल, अनुसूची 5 और अनुसूची 6 जो मैंने कहा कि आर्टिकल 244 से लिंक है जी, तो इसमें स्वायत्तता के संबंध में काफ़ी अंतर है। हम लोग थोड़ा इसको समझेंगे एक एक डिटेल से। पहले 5वीं अनुसूची जो है उसमें राष्ट्रपति को इस शक्ति है कि किसी क्षेत्र को, किसी राज्य में किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में घोषित कर सकती है जहां जनजाति की संख्या ठीक ठाक है, 50% से ज़्यादा है। और जब वहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र किसी राज्य में घोषित हो गया तो उस राज्य में दायित्व तो बन जाता है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाने का, जनजातीय सलाहकार परिषद बनाने का। और वो परिषद राज्य के स्तर पे एक ही होता है और वो उस परिषद में जनजातियों के जो प्रतिनिधि हैं वो सब शामिल होते हैं और राज्यपाल को सलाह देते हैं कि जनजातियों के विकास के संबंध में, उनके कल्याण के संबंध में क्या प्रावधान किया जाए। और वो जो आपका ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, ये राज्यपाल को ये भी सलाह देते हैं कि केंद्र के कानून और राज्य के कानून में क्या बदलाव किया जाए कि वहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र में लागू, शेड्यूल एरिया में लागू हो सके। तो आप देख सकती हैं कि वहाँ पे उनको सलाहकारी भूमिका निभाना है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को। अब आते हैं हम लोग शेड्यूल 6 पे, जो 4 राज्य मैंने आपको पहले चर्चा किया। तो इसमें जिस राज्य में 50% से अधिक जनजाति किसी जिला में है और जनजातियों का डिमांड रहा है, तो वहाँ पे उस जिला में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने की बात का प्रावधान किया गया है। अभी वर्तमान में ऐसे टोटल 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं, मतलब 3 असम में, 3 मेघालय में, 3 मिजोरम में, 1 त्रिपुरा में। हाँ, किसी जिला में ये भी हो सकता है कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जनजातियों का घनत्व तो ज़्यादा है और उनका डिमांड है कि भाई नहीं, अलग काउंसिल बनाया जाए, तो क्षेत्रीय काउंसिल बनाने का भी प्रावधान है। तो जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, इसको विधायी, न्यायिक, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियाँ, मतलब लगभग सब प्रकार की शक्तियाँ हैं कि भूमि के संबंध में या फिर आपका शिक्षा के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में, अपने परंपरा के संबंध में कानून बना सकती है। आप देखिए वहाँ पे अनुसूची 5 में जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है उसको कानून बनाने की शक्ति नहीं है, लेकिन यहाँ उसको कानून बनाने की शक्ति है, विधायी शक्ति, जो बहुत बड़ी बात है। हाँ, राज्यपाल का परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन कानून बनाने की शक्ति है। और एक तो ये बता दूं कि जितने जो किसी जिला में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है तो उसमें 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 26 निर्वाचित होते हैं इस जिला में और 4 मनोनीत होते हैं। तो मतलब लोगों का काफ़ी अच्छा प्रतिनिधित्व और जनजातियों का वहाँ चला जाता है। अब वहाँ पे जो इनकी न्यायिक शक्तियाँ भी हैं, चाहे जिला स्तर पे हो या गांव स्तर पे, न्यायालय स्थापना करने की शक्ति, मतलब वो जो न्यायालय जो निर्णय देगा
वो आपका जो नॉर्मल कानून है उसके आधार पे नहीं देगा, उस जनजाति का जो परंपरा है उसके आधार पे निर्णय देगा। तो उन जनजातियों का परंपरा संस्कृति का भी संरक्षण हो जाता है। जी बिल्कुल। दूसरी तरफ इसको वित्तीय शक्तियाँ भी हैं। कुछ मामले में टैक्स लेने की शक्ति, शुल्क लगाने की शक्ति, वहाँ पे जो लोकल बाज़ार लगता है उसका विनियमन करने की शक्ति, वहाँ पे जो लोग शुद्ध पे पैसा लगा रहे हैं ब्याज पे और गैर जनजाति लोग वो ना लगाएं उसके लिए प्रतिबंध करने की शक्ति, उनके वहाँ पे कोई शराब ना बेच पाए, अगर वो चाहते हैं कि इस क्षेत्र में शराब ना बिके तो उसका प्रतिबंध लगाने की शक्ति, अगर कोई सामान बिक रहा है तो उस पर एक शुल्क लगाने की शक्ति, तो वित्तीय शक्ति भी है। और इसके अलावा वहाँ कोई अगर विकास कार्यक्रम चल रहा है तो उसके निगरानी के संदर्भ में इनको कुछ कार्यकारी शक्ति भी है। तो आप देख पा रही हैं कि काफ़ी इसमें शक्तियाँ दी गई हैं। तो इसमें अंतर में आप देख सकती हैं कि छठी अनुसूची में जो प्रावधान है, जो प्रशासन का जो प्रावधान है, वो पाँचवीं अनुसूची की तुलना में काफ़ी ऑटोनॉमी है, वहाँ काफ़ी स्वायत्ता है, ताकि उस क्षेत्र का जो विशिष्ट कल्चर है, समाज है और उस क्षेत्र की जो भौगोलिक अवस्थिति है उस अनुरूप उनका अधिकारों का संरक्षण हो सके। सर ऐसे में जो मांग की जा रही है, जैसे आपने अभी छठी अनुसूची और पांचवी अनुसूची के बारे में काफ़ी विस्तार से समझाया, लेकिन अब बात करते हैं मांग के बारे में, जो लद्दाख के लोग मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में छठी अनुसूची से उनको क्या लाभ हो सकते हैं? कोमल, 2019 के पहले लद्दाख जो था वो जम्मू कश्मीर राज्य का अभिन्न हिस्सा था और आपको पता है कि आर्टिकल 370 भी जी। था उस समय। उस आर्टिकल 370 के कारण जम्मू कश्मीर राज्य को बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी थी और धारा 35A के तहत और अनेक संदर्भ में काफ़ी संरक्षण प्राप्त था, चाहे वो भूमि के संबंध में हो, वहाँ कौन नागरिक निवास कर सकता है, कौन वहाँ पे भूमि खरीद सकता है, कोई व्यवसाय कर सकता है, इस सब संदर्भ में काफ़ी ऑटोनॉमी था। तो चूँकि जम्मू कश्मीर राज्य को ऑटोनॉमी था इसलिए आपको लद्दाख क्षेत्र को भी ऑटोनॉमी था। दूसरी तरफ उसका अपना संविधान था जम्मू कश्मीर राज्य का, तो भारत के कानून वहाँ पे लागू होंगे कि नहीं तो वहाँ की विधायिका वो निर्णय लेती थी। तो एक तरह से उन्हें नॉर्मल कानून से भी काफ़ी संरक्षण प्राप्त था। लेकिन जब आर्टिकल 370 डाइल्यूट हुआ और 2019 में तो जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूटी में कन्वर्ट किया गया, 2 संघ शासित क्षेत्र में कन्वर्ट किया गया। एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख संघ शासित क्षेत्र। अंतर यह है कि जम्मू कश्मीर जो यूटी बनाया गया वो विधानसभा के साथ बनाया गया, लेकिन अब जो लद्दाख क्षेत्र था उसमें यूटी तो बनाया गया लेकिन विधानसभा नहीं बनाया गया, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत कम है। तो शुरू में तो उन लोग का डिमांड ही था कि हमें यूटी बनाया जाए और काफ़ी खुश हुए, वहाँ जश्न मनाया गया। लेकिन समय के साथ उनको एहसास हुआ कि अब डायरेक्ट हम सेंटर के कंट्रोल में हैं, तो वहाँ पे के लोगों को अब वो सशंकित हो गए कि जो हमारी जो भूमि है वो आम जो मुख्य धारा के लोग, जो पूरे भारत के लोग यहाँ आ सकते हैं, बस सकते हैं, हमारी भूमि खरीद सकते हैं या इंडस्ट्री लगा सकते हैं, तो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और यही नहीं हमारे पर्यावरण पे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए उनका डिमांड 6 शेड्यूल आया, क्योंकि जो मैंने पहले चर्चा किया कि 6 शेड्यूल के तहत उनको काफ़ी ऑटोनॉमी प्राप्त हो जाएगा। अगर वो 6 शेड्यूल उनको मिलता है तो क्या होगा इससे? तो जो अभी कोई भी जाके वहाँ ज़मीन खरीद सकता है, बस सकता है और उनको डर है कि कहीं ज़्यादा लोग यहाँ ना आ जाएं और हमारा परंपरा समाप्त हो जाए, संस्कृति पे समाप्त हो जाए। तो वो चूँकि 6 शेड्यूल में जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ये निर्धारित कर पाती है कि कौन भूमि गैर जनजाति खरीद सकता है, नहीं खरीद सकता है, तो उनको 370 के पहले वाला जो संरक्षण था वो मिल जाएगा। 2000 मतलब ये अभी 2023 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया है, तो उसी पॉलिसी के आधार पे वहाँ काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रारंभ हुआ है। लद्दाख में एक वैज्ञानिक हुए और महान पर्यावरण चिंतक हुए, छेवांग नॉरफेल, और उनका कहना है कि जो लद्दाख का जो ये है पर्यावरण है बड़ा नाजुक है,
इसमें आप हल्का सा भी अगर गलत तरीके से परिवर्तन करते हो तो लोगों पे बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लद्दाख में आज जो आप काम करते हो उसका प्रभाव कल पड़ता है। लद्दाख के लोग उसका कल दुष्प्रभाव झेलते हैं। तो इसीलिए पर्यावरण संबंधी बहुत सारी चिंताएं हैं कि लद्दाख में बहुत ज़्यादा टूरिज़्म बढ़ा है, इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, तो उसके कारण जो पर्यावरण का जो उनका ग्लेशियर मेल्ट होने का बड़ा डर है। उस वैसे तो ग्लेशियर मेल्ट होने का जो वो कारण है वो सिर्फ वहाँ के टूरिज़्म नहीं हो, तो पूरा वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। जी। लेकिन जो लोकलाइज्ड इफेक्ट है उसका बड़ा नकारात्मक प्रभाव ग्लेशियर पे भी पड़ रहा है। तो इस कारण से भी बड़ा सशंकित हैं वो। वैसे ये बता दें कि वहाँ पहले से लद्दाख ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, 1995 में बना था। जी। वो उस काउंसिल में लोग चुन के लोग अपने लोगों को भेजते हैं और उनको भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त है ताकि लोकल जो सिनारियो को देखते हुए वहाँ का प्रशासन हो। लेकिन लोगों का आरोप है, लद्दाख के लोगों का आरोप है कि उनको वो अधिकार नहीं है जो छठी अनुसूची के तहत नॉर्थ ईस्ट में जो डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल को अधिकार है। जी। भूमि के संबंध में बहुत अधिकार है कानून बनाने की डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल को छठी अनुसूची में, तो वही वो यहाँ भी चाहते हैं। तो उनका कहना है कि भाई जो यहाँ जो आपने काउंसिल बनाया है ठीक है, लेकिन उतना अधिकार उसको नहीं है। तो यही जो उनका अपना जो संस्कृति है और अपने पर्यावरण को लेके काफ़ी वो सशंकित हैं। इस कारण से वो चाह रहे हैं कि छठी अनुसूची मिले, जिस कारण से उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी मिले। मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि जब जम्मू कश्मीर राज्य था तो लद्दाख क्षेत्र से वहाँ की विधानसभा में 4 सदस्य जाते थे और उनकी जो विधान परिषद था उसमें 2 एमएलसी लद्दाख क्षेत्र से जाते थे। तो अब चूँकि विधानसभा नहीं है, अब लद्दाख मतलब वहाँ तो है जम्मू कश्मीर में, अब वो अलग यूटी हो गया, यहाँ नहीं है, तो वो जो 6 प्रतिनिधि थे अब वो 6 प्रतिनिधि भी नहीं रहे। तो ये भी एक कारण है कि प्रतिनिधित्व तो उनका कम हुआ है। दूसरी तरफ जो वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, चूँकि सेंटर के सिरे कंट्रोल में आ गया है, तो अब नॉन लद्दाखी पीपल भी काफ़ी ब्यूरोक्रेसी में आ गए हैं। तो इस कारण से भी थोड़ा उनको ऐसा लगता है कि हमें स्वायत्तता दी जाए, और पहले जो वो एंजॉय करते थे स्वायत्तता अब वो नहीं है, तो इसलिए काफ़ी डिमांड चल रहा है। सर, यहाँ पे हमने लोगों के नज़रिए से तो देखा कि अनुसूची 6 अगर लागू होती है तो क्या क्या उनको फ़ायदे मिल सकते हैं, लेकिन ऐसे में अभी फ़िलहाल छठी अनुसूची लागू हुई नहीं है, तो इसमें सरकार का क्या नज़रिया है, क्यों नहीं हुआ है, इस बारे में भी थोड़ा आप विस्तार से बताइए। सरकार का भी हमें पर्सपेक्टिव पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि सरकार जो केंद्र सरकार है उसको काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है। लद्दाख जो है रणनीतिक दृष्टिकोण से, जो स्ट्रेटजिक दृष्टिकोण से बड़ा इम्पोर्टेंट जगह पे है। चीन के साथ बहुत बड़ा बॉर्डर है। 2020 में वहीं गलवान में झड़प हुई थी, तो वहाँ पे हमेशा चीन के साथ वो विवाद चलता रहता है, पेट्रोलिंग से लेके हर चीज़ का। दूसरी तरफ सियाचिन, तो लद्दाख से होके ही वो रास्ता जाता है सियाचिन का। तो ये जो रणनीतिक दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण है, तो सरकार देखती है कि अगर वहाँ पे 6 शेड्यूल दे दिया जाए तो एक अलग तरह का वहाँ व्यवस्था बन जाएगा, और जो केंद्र सरकार के पूरे कंट्रोल में है वो एरिया, आराम से वहाँ ट्रूप्स का मोबिलाइजेशन कर सकती है, आराम से ट्रूप्स को इधर से उधर कर सकती है, सुरक्षा के प्रावधान कर सकती है, अच्छी व्यवस्था कर सकती है। उतना फ्रीली वो नहीं कर पाएगी, तो इसलिए भी सरकार थोड़ी आशंकित है। दूसरी तरफ से कि जो 6 शेड्यूल का जो आपका इधर भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है, तो बहुत लोगों का आरोप है कि ये 6 शेड्यूल के कारण ही उस क्षेत्र का अच्छे से विकास नहीं हो पाया, क्योंकि जब तक आप अपनी भूमि नहीं देंगे, मतलब जो ही नहीं कि बड़े स्तर पे दे, लेकिन कुछ भूमि तो आपको देना पड़ेगा वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, तभी तो वहाँ इंडस्ट्रीज आएगी, चाहे वो पर्यावरण के अनुकूल हो या पर्यावरण के खिलाफ हो। इंडस्ट्री को तो स्पेस चाहिए, भूमि चाहिए, रोज प्रोजेक्ट्स के लिए, डैम्स के लिए भूमि चाहिए। ये जो आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का पिछड़ेपन के कारण उस क्षेत्र में और पिछड़ापन है, ये 6 शेड्यूल बहुत बड़ा जिम्मेवार कारक माना जाता है। तो अगर वही हम यहाँ पे भी लागू कर दें तो मुझे नहीं लगता है कि सही होगा सरकार के अनुसार।
और दूसरा चीज़ ये भी बताऊं कि साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो संविधान सभा में डिबेट्स हुए या फिर अंग्रेजों की भी जो नीति थी, उसमें असम वाले जो क्षेत्र हैं उस समय, अब तो वो काफ़ी राज्य में बदल चुका है, लेकिन असम, यही सब असम के क्षेत्र में ही आता था, जो अभी असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इन क्षेत्र में जो जनजातियां हैं वो मुख्य धारा से बिल्कुल अलग थलग थी, लेकिन लद्दाख के साथ ये नहीं है। लद्दाख जो जनजाति है, लद्दाख में जो जनजातियां रह रही हैं, वो मुख्य धारा, वहाँ पे टूरिज़्म काफ़ी रहा है, वहाँ लोग आते जाते रहे हैं, तो मुख्य धारा से जुड़ी हुई रही है। तो वो सेम डिमांड सही नहीं लगता है। तो इस प्रकार से जो 6 शेड्यूल का जो अनुभव है, हमें नॉर्थ ईस्ट में तो है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए भी सरकार थोड़ी सशंकित है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि वहाँ पहले से ही काउंसिल बना हुआ है, लद्दाख जो आपका ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, वो पहले से एक तंत्र पहले से तैयार है। तो उसी को अगर मजबूत किया जाए तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि लोग उस तंत्र के बारे में जानते हैं, वो 95 से वहाँ पे प्रशासन कर रहा है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर एक हम पैरेलल या फिर एक नया तंत्र वहाँ बनाते हैं तो काफ़ी दिक्कत वहाँ के लोगों को होगा। दूसरी तरफ अगर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 6 शेड्यूल के अंदर आप बनाते हैं तो उसके वित्तीय व्यवहार्यता क्या होगा, मतलब आपको फिनांसेस भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इतनी कम जनसंख्या है तो वहाँ पे व्यवहार प्रतीत तो नहीं होता है। और अंतिम बात तो ये मैं कहना चाहूँगा कि एक बार अगर आपने वो डिमांड मान लिया, बहुत जगह से ये डिमांड पहले से ही चल रहा है, तो ये पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। अब वो जगह जगह प्रोटेस्ट शुरू होगा कि हमारे यहाँ भी 6 शेड्यूल लागू कीजिए। सर, यहाँ पे हमने लोगों का जो नज़रिया है और जो सरकार का जो नज़रिया है, दोनों समझ लिया है, तो फिर ऐसे में इसका समाधान क्या हो सकता है? समाधान संविधान से ही आता है। लोग, बिल्कुल उनका हक है डिमांड करने का, और सरकार का भी कर्तव्य है कि उनकी बात सुने। लोग जो अपना बात रखना चाहते हैं, अच्छे से एक तंत्र बनाएं कि ऐसे हुआ भी है प्रयास, ऐसा नहीं है कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। लेकिन देखिए, वहाँ के लोगों का डिमांड है संस्कृति का संरक्षण, उनकी पहचान का संरक्षण, भूमि अधिकार का संरक्षण, स्वायत्ता। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का दृष्टिकोण है रणनीतिक जो दृष्टिकोण है, या फिर उनका जो एकता की बात है, या फिर जो राष्ट्र सुरक्षा की बात है, तो सरकार ये देख रही है। तो इस दोनों के बीच सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता है। देखिए, जो लद्दाख है वहाँ पे बौद्ध बहुसंख्यक में हैं, और भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग पे चलने के लिए कहा है, तो मुझे लगता है मध्यम मार्ग दोनों को शामिल करना चाहिए। वहाँ पे मुझे लगता है कि जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, पहले से एक तंत्र मौजूद है, तो उस तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। उसे जो उनका डिमांड है लद्दाख के लोगों का, उस अनुरूप कुछ विधायी, कार्यकारी, वित्तीय शक्तियाँ मिलनी चाहिए, और लोगों का और अच्छे से रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे होना चाहिए। वो ज़्यादा बेहतर तंत्र होगा। कोमल दलाई लामा को आप जानती हैं, दलाई लामा ने भी कहा है लद्दाख को देखते हुए कि लद्दाख में अपने परंपरा को संरक्षित करते हुए विकास के साथ चलने का एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत करने की क्षमता है। मतलब इतना पोटेंशियल है कि वो अपना परंपरा को भी बचा के रखेगा और विकास में भी आगे बढ़ेगा। तो हमें भी जो दृष्टिकोण है उसी अनुरूप लेना चाहिए। और लास्ट बात कि वहाँ पे प्रतिनिधि की संख्या कम हो गई है, जो मैंने आपको विधानसभा विधान परिषद के संदर्भ में बताया आपको। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का वहाँ पे गठन होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, तो वहाँ गांव लेवल पे लोगों को प्रतिनिधि मिल जाएंगे, और जितने लोगों का जो ग्रीवांस है वो आसानी से समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतने संवेदनशील और महत्वपूर्ण टॉपिक को आपने काफ़ी सरलता से हमारे दर्शकों को समझाया है। थैंक यू कोमल। हम उम्मीद करते हैं कि इस विषय से जुड़े जितने भी सवाल हैं हमारे दर्शकों के मन में, उन सभी के जवाब उन्हें मिल गए होंगे। इसी तरीके के बाकी महत्वपूर्ण टॉपिक्स के लिए जुड़े रहिए हमारे विजन संवाद के साथ। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक और बड़े विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।